students, our today's topic is center of mass. देखो इससे पहले जो हमने चैप्टर्स किए थे ना, उसमें हम ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते थे. ठीक है, व्हाट इज़ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? कि हम कोई भी फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई कार है, ठीक है, कोई ट्रक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम एज अ पॉइंट कंसीडर करके चलते थे. यानी हम ये मानते थे कि सारा का सारा मास एक पॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे प्रेजेंट है, और जो भी फोर्सेस लग रही हैं उस सिंगल पॉइंट पे फोर्स लग रही है. ठीक है, जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में भी किया था. लॉज ऑफ मोशन में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे ना, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते थे. तो उसमें भी फोर्सेस कैसे दिखाते थे? जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये टेबल के ऊपर प्लेस्ड है सपोज, तो एक सिंगल पॉइंट लिया, ठीक है, इसी पे ही फोर्स दिखाते थे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड ये बॉक्स के पार्टिकल्स इस टेबल के पार्टिकल को प्रेस कर रहे हैं, तो रिएक्शन में क्या होगा? टेबल के पार्टिकल्स बॉक्स के पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएंगे, जिस वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा. ठीक है, बट अब चैप्टर नंबर 7 में हम ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसे भी हम लेके चलेंगे. ठीक है, जैसे ये बॉक्स है वो कैसे बना हुआ है? बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है ना. फर्स्ट पार्टिकल सपोज यहाँ प्रेजेंट है, सेकंड यहाँ पर पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके ये बॉक्स बना हुआ है. तो अब हम ऑब्जेक्ट के साइज को भी लेकर चलेंगे कि किस शेप का है ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस साइज का है ऑब्जेक्ट. तो जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे थे प्रीवियस चैप्टर्स में, तो हम कौन से लॉज अप्लाई करते थे? न्यूटन्स लॉ. ठीक है, न्यूटन्स लॉ किस पे एप्लीकेबल है? न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल टू पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल टू पॉइंट ऑब्जेक्ट. बट अगर अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की बात आ जाए, ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज कोई रिंग है, ठीक है, कोई रिंग है, तो कैसे मिलके बनी हुई? बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है. ठीक है, अब इसका कोई भी मोशन होगा ना, चाहे ट्रांसलेटरी मोशन हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो, ठीक है, तो हमें ओवरऑल ऑब्जेक्ट को लेके चलना है. ये नहीं है कि रिंग को हम एक पॉइंट मास मान ले और उसी पे सभी फोर्सेस अप्लाई कर देंगे. नो. ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट हम कैसे कंसीडर करेंगे? एज अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में कौन मैटर करता है? डिफरेंट पार्टिकल्स मैटर करते हैं और उनकी पोजीशंस भी मैटर करती है. फॉर एग्जांपल ये रिंग है, दिस इज मेड अप ऑफ पार्टिकल m1 हैविंग मास m1, m2, m3 एंड सो ऑन. ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को हम फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं. ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पे कौन सी मैकेनिक्स एप्लीकेबल थी? न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है, और जो न्यूटन्स लॉ है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स पे भी एप्लीकेबल है. बट न्यूटन्स लॉ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में हम कहाँ पर लगाएंगे? न्यूटन्स लॉ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में लगेगी सेंटर ऑफ मास पे. ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वजह से, सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास की वजह से न्यूटन्स लॉ हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? एज ऑन अ फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट और ऑन अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अभी तक क्या बताया मैंने कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ऑब्जेक्ट्स को क्या कंसीडर कर रखा था? पॉइंट ऑब्जेक्ट. यानी कि अगर कोई कार मूव कर रही है ना, तो उस पर फोर्स कैसे लेते थे हम? फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास ऑफ कार इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार, है ना. और कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई किए थे हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स में? ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या लगेगा? बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन. तो हम अलग अलग पार्टिकल्स पे फोर्सेस नहीं लेते थे ना. m किसका मास लेते थे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास लेते थे, ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास लेते थे. ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हम पूरी बॉडी को ना देख के एक सिंगल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, और उसी पे सभी फोर्सेस को शो कर देते हैं. ठीक है, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स और फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है,
फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनमें पार्टिकल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अंदर से ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, देयर इज अ ट्राइंगल ABC। तो ये ट्राइंगल कैसे बना होगा? डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से, M1 पार्टिकल, M2 पार्टिकल, M3 पार्टिकल, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लेके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले, यानी हम इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स भी शो कर रहे हैं किस पोजीशन पे कहाँ पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है या फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट है या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, एक पॉइंट होता है दैट इज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पॉइंट को बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास किसको बोलेंगे? सिंगल पॉइंट को बोलेंगे। अब ये सेंटर ऑफ मास या तो किस पे लाई करता है? लाइज ऑन द बॉडी, ठीक है, और कई बार क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर भी लाई करता है, ठीक है। जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है या तो वो बॉडी के अंदर लाई करेगा या बॉडी से बाहर भी लाई करता है, ठीक है। तो जो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फॉर्मूलाज हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे लगाते थे, वही न्यूटन फॉर्मूला हम किस पे अप्लाई करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे इस ट्राइंगल में डिफरेंट मीडियंस ड्रॉ करो, है ना। मीडियंस क्या होता है? हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, ठीक है, फ्रॉम A पॉइंट, फ्रॉम B, फ्रॉम C, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे ये तीनों मीडियंस मीट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जहाँ पे ये तीनों मीडियंस मीट कर रहे हैं दैट इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पे क्या एप्लीकेबल है? सेंटर ऑफ मास पे न्यूटन्स मैकेनिक्स एप्लीकेबल है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे क्या एप्लीकेबल है? न्यूटन्स मैकेनिक्स। यानी सेंटर ऑफ मास पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? F=ma अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास पे और क्या अप्लाई कर सकते हैं? F=dp/dt, और जो भी फॉर्मूलाज आपको न्यूटन मैकेनिक्स के अंडर पता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन दी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इज अ सिंगल इमेजिनरी पॉइंट, ठीक है। सिंगल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, जो या तो बॉडी के अंदर लाई करता है या बॉडी से बाहर लाई करता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। So what is center of mass? It is a point center of mass. COM means center of mass. तो क्या है सेंटर ऑफ मास? इट इज ए पॉइंट where whole mass of a body is supposed to be concentrated, for describing its motion, ठीक है। देखो जैसे कोई हमारे पास रोड है सपोज, ठीक है, L लेंथ की रोड है, तो L लेंथ की रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल इसके सेंटर में लाई करेगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इस एंड से, लेफ्ट एंड से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है? ये हाफ डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, सही है। सेंटर ऑफ मास फॉर ए थिन रोड लाइज एट L/2 डिस्टेंस फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, ठीक है। ट्राइंगल का भी मैंने बताया, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? यानी
एक यहाँ पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है ना, इस पॉइंट पार्टिकल को या इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास पे हम क्या कंसीडर करेंगे, या देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, सपोज वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, जैसे इस रोड का सपोज पूरा मास कितना है m, ठीक है, कितना रोड है सॉरी कितना मास है इस पूरी रोड का, सपोज m, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास पे सी पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि पूरी बॉडी का मास कंसेंट्रेटेड है, ठीक है। तो जितना बॉडी का मास है उतना ही मास वी विल सपोज दैट m मास इज लाइंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, हमने क्या ड्रॉ कर दिए, मीडियंस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इस मीडियंस के जहाँ तीनों मीडियंस मीट करेंगे उस पॉइंट पे क्या लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जो रेगुलर जियोमेट्रिकल बॉडी है, या जहाँ पे जैसे इस थिन रोड है, रोड के बिल्कुल सेंटर में क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, इट इज अ सिंगल पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड, ठीक है। तो जो भी इस बॉडी का मोशन होगा, ठीक है, हम इस पूरी बॉडी के मोशन को देखने के बजाय किसके मोशन को कंसीडर करेंगे, सेंटर ऑफ मास के मोशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। जितनी फोर्स पूरी बॉडी पे लग रही है उतनी ही फोर्स किस पे लगेगी, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें ओवरऑल मोशन को बॉडी के डिस्कस करने में हेल्प रहेगी, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल अगर हम देखें सेंटर ऑफ मास का, तो देखो जैसे तुमने ये गेम्स खेले होंगे कि बेंच के ऊपर सपोज कोई पेन प्लेस्ड है, ठीक है, ये पेन प्लेस्ड है सपोज, ठीक है, सपोज दिस इज अ पेन। तो इस पेन का भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। ये जो जैसे ये मार्कर है, मार्कर का भी क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास होगा, एक सिंगल पॉइंट होगा जहाँ पे बॉडी का सारा मास हम एज्यूम करेंगे दैट मास इज कंसेंट्रेटेड ऑन दैट पॉइंट, ठीक है। तो इस पेन को अगर तुम स्ट्राइक करते हो विद अ फोर्स, सपोज देयर इज अ पेन, ठीक है, तो इस पेन का, अब पेन की कैप भी होती है ना, ठीक है, सपोज दिस इज अ कैप ऑफ द पेन, ठीक है। तो इस वजह से सपोज राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है पेन के, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो मोर मास इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है, मोर मास इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो जिस तरफ ज़्यादा मास होगा उसी तरफ सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट होगा, ठीक है। जिस तरफ ज़्यादा मास है उसी तरफ क्या प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ मास। अगर इक्वल होता ना मास, मतलब दोनों तरफ क्या रहता, मास पार्टिकल्स इक्वल रहते, तो बिल्कुल सेंटर में क्या लाई करता, जैसे कोई रोड है, अभी बताया रोड के केस में क्या था, अगर L लेंथ की रोड है तो L/2 डिस्टेंस पे क्या प्रेजेंट था, सेंटर ऑफ मास प्रेजेंट था, ठीक है। बट अगर दो एंड्स हैं हमारे पास, सपोज दिस वन इज लेफ्ट हैंड, दिस वन इज राइट हैंड, सपोज राइट हैंड इज मोर मैसिव, ठीक है, सपोज द राइट हैंड इज मोर मैसिव, if the right hand is more massive तो center of mass will be shifted towards more massive end, ठीक है। जिस तरफ ज़्यादा मास होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। इक्वल मास है दोनों तरफ तो बिल्कुल सेंटर में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। तो सपोज ये पेन है हमारे पास, इस पेन का क्या होगा, कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। अब हम अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये कैसे मूव करेगा, मतलब इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका कैसा मोशन होगा, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास,
ठीक है। अगर किस पे फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, ये सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पेन प्लेस था, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इस पेन का मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, फोर्स अप्लाई की हमने सेंटर ऑफ मास पे, तो इस पेन का मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पेन है सपोज, ठीक है, इसका ये एंड जो है इट इज़ मोर मैसिव, कैपिटल एम, और ये जो एंड है ना इट इज़ लेस मैसिव, ठीक है, सपोज दिस इज स्मॉल एम। अब टूवर्ड्स मोर मैसिव साइड देर इज अ पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सपोज यू हैव अप्लाइड फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आपने फोर्स एफ कहाँ अप्लाई कर दी, सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर दी। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो इस पेन का मोशन कैसा होगा, दिस मोशन विल बी ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। एम, कैपिटल एम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंचा, फिर और आगे गया, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है पेन, ठीक है, किस पे मूव कर रहा है, ऑन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैपिटल एम, स्मॉल एम, फोर्स एफ कहाँ पे अप्लाई हुई थी, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी है हमारे पास और उसके सेंटर ऑफ मास पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और मोशन हम देख रहे हैं ये किसके लिए हो रहा है, दिस इज फॉर वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। किस मोशन के लिए है ये, वन डायमेंशनल मोशन के लिए। कोई बॉडी है सपोज वो वन डायमेंशन में ही मूव कर सकती है, सपोज वन डायमेंशन मीन्स सिंगल डायरेक्शन में मूव कर दी है, ठीक है। तो इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करें कि सपोज ये हमारे पास पेन था, ठीक है, ये एंड इसका सपोज मोर मैसिव है, ये एंड इसका लेस मैसिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या लाई कर रहा था, सेंटर ऑफ मास। सपोज अब तुमने फोर्स लगा दी लेस मैसिव साइड पे, ठीक है, पहले फोर्स कहाँ लग रही थी, सेंटर ऑफ मास पे, नाउ फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी एंड ऑफ दी पेन वेयर मास इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, ठीक है। जहाँ पे लेस मैसिव है उस तरफ हमने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वन डायमेंशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, ठीक है। कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, या ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन। बट अगर फोर्स, इफ F external for F is the external force here, ठीक है। If F is applied at a point other than center of mass, ठीक है, अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करें तो 1D में कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये हम वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं। और अगर कैसा मोशन है हमारे पास, सॉरी, फोर्स हमने कहाँ अप्लाई कर दी, एट ए पॉइंट, सपोज सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में हमने फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। तो मोशन कैसा होगा, तब मोशन होगा ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल, ठीक है। तो तुमने देखा होगा कि पेन के एक कॉर्नर की तरफ तुम स्ट्राइक करो, सपोज फिंगर से कॉर्नर की तरफ स्ट्राइक करोगे तो पेन जो है वो ऐसा सर्कल भी कवर करता है और आगे की तरफ भी मूव करता है ना। पेन जो है वो ऐसे घूमता हुआ आगे की तरफ भी जाएगा टेबल के ऊपर और सर्कुलर मोशन भी करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स नहीं लग रही है, द फोर्स इज एप्लीकेबल एट ए पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ मास, तब बॉडी का मोशन कैसा होगा, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल। बट जो सेंटर ऑफ मास है ना, जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी कैसे कैसी डायरेक्शन में जाएगा, उसका मोशन कैसा होगा, सेंटर ऑफ मास। ये किसका मोशन है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन किसका होगा, बॉडी का, ठीक है।
और सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा अगेन ट्रांसलेटरी। ये सिंपल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मैं क्या बता रही हूँ कि सपोज कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर तुमने कोई मार्कर प्लेस कर दिया या पेन प्लेस कर दिया, सही है। तो तुमने ना फोर्स अप्लाई की सपोज। अब फोर्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, फोर्स अप्लाई हो सकती है या तो सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, अब इस तरफ इसका मास ज़्यादा है तो टुवर्ड्स मैसिव साइड क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो तुमने सपोज इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास पता लगा लिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है, आपने सपोज इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास पता लगा लिया और फोर्स लगाई इस तरह से, ये मार्कर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस्ड है, फोर्स लगाई जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की है, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो बॉडी कैसा मोशन कर रही है, ट्रांसलेटरी, और सेंटर ऑफ मास का भी कैसा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। बट अगर हमारी फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है, अगर हमारी फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही है, एट ए पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ मास, सपोज हमने सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में फोर्स अप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, टू टाइप्स के मोशन होंगे यहाँ पर, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, वो किसके, बॉडी के। बट जो इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास था ना, सेंटर ऑफ मास अभी भी कैसे मोशन में रहेगा, ट्रांसलेटरी मोशन में रहेगा, ठीक है। यानी अब इस पर तुमने फोर्स लगाया तो अब ये जो पेन है या मार्कर है वो इस तरह से रोटेट कर गया, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। और फिर क्या होगा, इस तरह से रोटेट कर गया, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन में ये रोटेशन स्टार्ट हो गया इसका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर फोर्स लेफ्ट पे अप्लाई करते हैं तो तुमने देखा होगा जो पेन है, ठीक है, पेन रोटेशनल मोशन भी करेगा और आगे की डायरेक्शन में मूव भी करता है टेबल के ऊपर, ठीक है। तो फोर्स कैसी लग रही है इसमें, फोर्स लग रही है लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, और कैसा मोशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बट सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास अभी भी इसका किस तरह से मूव करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन में मूव करेगा, ठीक है। यानी जो सेंटर ऑफ मास का मोशन किस केस में था, जब फोर्स कहाँ लग रही है, सेंटर ऑफ मास पे लग रही है, तब कैसा मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो अगर फोर्स हमारी लेफ्ट हैंड पे लग रही है तब भी सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है, ट्रांसलेटरी ही है, ठीक है। इसी तरह से अगर फोर्स हम कहाँ अप्लाई कर दें, टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास, सपोज वी अप्लाई फोर्स टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एम पार्टिकल, यहाँ पे मैसिव पार्टिकल, इधर क्या अप्लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। अब मैसिव पार्टिकल की तरफ टुवर्ड्स द राइट साइड हमने फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है, फोर्स किधर अप्लाई कर दी हमने, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो जो बॉडी का मोशन है वो कैसा होगा, बॉडी का मोशन होगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो फोर्स लगने से ये क्या होगी, रोटेट करेगी, इस तरह से ये रोटेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है। फिर कैसा रोटेट करेगी, लाइक दिस। बट यहाँ ध्यान देने वाली क्या बात है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन इस केस में भी कैसा रहेगा, ट्रांसलेटरी ही रहेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा रहेगा, ट्रांसलेटरी रहेगा। तो इस केस में अगर हम इस पेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लें तो हम इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F इक्वल्स टू एम ए। तो तीनों केसेस में सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है, ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है। तीनों केसेस में सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है, ट्रांसलेटरी मोशन है। इस केस में चाहे अदर पार्टिकल्स का मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन, बट सेंटर ऑफ मास का मोशन ऑलवेज क्या आ रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। इसीलिए हम जब भी कंबाइंड मोशन होता है, यानी ट्रांसलेशन भी हो रहा है बॉडी का, ट्रांसलेशन मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, ठीक है, और बॉडी रोटेट भी कर रही है,
तो हम सभी पार्टिकल्स के मोशन को साथ में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये पेन है, जो मार्कर है, वो बिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। बट सेंटर ऑफ मास अगर हमें किसी बॉडी का मिल जाए तो सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करता है, सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा होगा, जो सिंगल पार्टिकल पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता था ना, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बिहेव करता है वैसे ही कौन बिहेव करेगा, सेंटर ऑफ मास बिहेव करेगा इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या बताया था, एक पेन ले रखा था, पहले फोर्स लगी सेंटर ऑफ मास पे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर फोर्स लगाई हमने सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में, फिर फोर्स लगाई हमने सेंटर ऑफ मास के राइट में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन, फोर्स चाहे सेंटर ऑफ मास पे लगे, सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में लगे, सेंटर ऑफ मास के राइट में लगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मोशन ऑलवेज क्या आ रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन आ रहा है। यानी ये कैसे बिहेव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका मास कितना है, ओवरऑल बॉडी का जितना मास है उतना ही सेंटर ऑफ मास का मास है, ठीक है। हमारे इस चैप्टर में मोशन कैसा होगा, ना तो प्योर ट्रांसलेटरी होगा ना रोटेशनल होगा, कंबाइंड मोशन होगा, ट्रांसलेटरी भी और रोटेशनल भी, ठीक है। तो इस वजह से हर एक बॉडी का हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास पे न्यूटन मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे। डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं हम सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाई करे, वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे सन या फॉर एग्जाम्पल अर्थ और मून मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अर्थ और मून मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, और इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ लाई करेगा, वो देखो देखो हम क्या बोलते हैं, दैट सन इज लोकेटेड एट अ पॉइंट, ठीक है। और हम ये बोलते हैं कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, है ना। हम क्या बोलते हैं कि जो अर्थ है सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही है और उसका पाथ कैसा है, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। कैसा पाथ है उसका, इलिप्टिकल पाथ। जबकि ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि अर्थ और मून मिलके कंबाइंड सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उस कंबाइंड सिस्टम का क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। उस कंबाइंड सिस्टम का क्या है, सेंटर ऑफ मास। उस सेंटर ऑफ मास क्या फॉलो कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है अराउंड द सन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन सपोज यहाँ लोकेटेड है, दिस इज द इलिप्टिकल पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम ऑफ अर्थ एंड मून, ठीक है। अब देखो जो मास ऑफ अर्थ है ना, मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। अर्थ इज मैसिव देन मून, ठीक है। मास ऑफ अर्थ मून के मास से कितना ज़्यादा है, 81 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी बताया था कि अगर कोई सिस्टम है जिसमें एक साइड ज़्यादा पार्टिकल्स हैं या एक साइड ज़्यादा मैसिव है, दूसरी साइड कम मैसिव है, तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टूवर्ड्स मोर मैसिव साइड, ओके। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स मोर मैसिव साइड, ठीक है। तो क्योंकि अर्थ और मून के मास का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ लाई करता है, अर्थ की तरफ लाई करता है। और वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वो पॉइंट अर्थ के अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है। सपोज दिस इज अर्थ और ये जो डॉट है, दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ मास। तो अर्थ की सपोज E1 पोजीशन है। अब अर्थ के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है मून,
और ये मून की पोजीशन है सपोज m1, ठीक है। दिस वन इज द पोजीशन ऑफ मून, m1, ठीक है। तो मून और अर्थ एक सिस्टम है, ठीक है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अर्थ के अंदर ही लाई करता है, जिस वजह से हमें ये अपीयर होता है कि अर्थ क्या फॉलो कर रही है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रही है अराउंड द सन। एक्चुअल में होता क्या है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, सोलर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है, गैलेक्सीज के लिए भी एप्लीकेबल है, कि जितना भी यूनिवर्स का सिस्टम है वो किसी प्लैनेट के किसी स्टार के सराउंडिंग में रिवॉल्व ना करके किसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, दैट सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सन इज वेरी मैसिव देन अर्थ एंड मून, ठीक है। तो मून और अर्थ मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, अर्थ के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी वैसे वैसे कौन मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, ठीक है। सपोज अर्थ, दिस वन इज दी अदर पोजीशन ऑफ अर्थ, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है मून, ठीक है। तो एक्चुअल में इलिप्टिकल पाथ किसका, देखो मून की पोजीशन यहाँ है, ठीक है, मून की पोजीशन ये रही, मून की नेक्स्ट पोजीशन ये रही, ठीक है। तो मून का ओवरऑल मोशन अराउंड द सन इलिप्टिकल पाथ नहीं बन रहा है, ठीक है। मून एंड अर्थ मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, जैसे एक ट्रॉली के ऊपर एक चाइल्ड बैठा है तो ट्रॉली और चाइल्ड मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। अब ट्रॉली का जो मास है सिर्फ ट्रॉली का मास ना लेके उसमें चाइल्ड का मास भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर मून और अर्थ एक सिस्टम है तो ये दोनों का मास मिला के एक कंबाइंड सिस्टम बनेगा, दैट इज द अर्थ मून सिस्टम, ठीक है। अब जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसका काम करेगी, एक्सटर्नल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज एक्टिंग एज अ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कहाँ लगेगी ये, टूवर्ड्स द सेंटर लगेगी, जिस वजह से मून और अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज फॉलोइंग द इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, ठीक है। इसमें अगर हम जुपिटर और सन का मोशन देखें, ठीक है, जुपिटर का जो मास है वो क्या है, अर्थ के मास से 318 टाइम्स ज़्यादा है। तो जुपिटर और सन का केस कंसीडर करते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में मैं आपको क्या बता रही थी कि मून और अर्थ मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो इस वजह से सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, अर्थ की तरफ, और वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, अर्थ के अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि अर्थ इज फॉलोइंग इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट अर्थ एंड मून फॉर्म्स अ सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ मून सिस्टम फॉलोज एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। सिर्फ अर्थ फॉलो नहीं कर रही है इलिप्टिकल पाथ को, एक्चुअल में कौन फॉलो करता है पाथ को, इलिप्टिकल पाथ को, अर्थ मून सिस्टम मिलके जो कंबाइंड सिस्टम बना रहे हैं, और इस कंबाइंड सिस्टम का क्या है, सेंटर ऑफ मास, दैट सेंटर ऑफ मास इज फॉलोइंग द इलिप्टिकल पाथ सराउंडिंग द सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जुपिटर जो है ना, जुपिटर डजंट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। जुपिटर डजंट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्यों, क्योंकि जुपिटर इज अ मैसिव प्लैनेट, ठीक है। मास ऑफ जुपिटर इज 318 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, सही है। मास ऑफ जुपिटर इज 318 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। तो होता क्या है कि जुपिटर और सन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जुपिटर और सन मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है सी पॉइंट, ठीक है। तो सन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, ये सन है एट डिफरेंट पोजीशन S1 S2, ठीक है। और
जुपिटर जो है दिस वन इज द डिफरेंट पोजीशन ऑफ जुपिटर। तो देखो जुपिटर का मास ज़्यादा होने की वजह से ना सेंटर ऑफ मास अब सन के अंदर लाई नहीं करता। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, एक सन के ऊपर एक पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो जुपिटर और सन मिलके किसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, जुपिटर और सन मिलके इस सेंटर ऑफ मास के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। सही है। अभी तक हम क्या डिस्कस करते आए हैं लोअर क्लासेस में कि सन के सराउंडिंग में सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, बट दैट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इज कि कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, कोई भी सोलर सिस्टम है, उसमें क्या होता है, कोई भी सिस्टम ले लो, अब चाहे आप जैसे जुपिटर और सन को एक सिस्टम कंसीडर कर लो, लास्ट अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने अर्थ और मून को एक सिस्टम कंसीडर किया था, ठीक है, तो उस सिस्टम में 2 प्लैनेट्स भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, कोई गैलेक्सी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जुपिटर का मास ज़्यादा होने की वजह से ना जो सेंटर ऑफ मास है, वैसे तो सन मैसिव है जुपिटर से, ठीक है, बट दोनों का अगर सेंटर ऑफ मास देखे ना तो वो सेंटर ऑफ मास सन के ऊपर लाई करता है, ठीक है, सन के ऊपर लाई करता है। इस पॉइंट के सराउंडिंग में सन रिवॉल्व कर रहा है और इसी सेंटर ऑफ मास के सराउंडिंग में जुपिटर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जुपिटर इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। जुपिटर एंड सन मेक्स अ सिस्टम which is having a center of mass, they both are revolving around the center of mass। और अगर एग्जाम्पल देखें हम तो सपोज कोई फायर क्रैकर है, सपोज, ठीक है, सपोज कोई फायर क्रैकर है, तो इसका सपोज इनिशियल पाथ क्या था, पैराबोलिक पाथ था इनिशियल, ठीक है। मतलब सपोज कोई रॉकेट, तुमने क्या किया, जो दिवाली पे रॉकेट आते हैं, ठीक है, उसको इग्नाइट किया रॉकेट को, और सपोज वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे फ्लाई हुआ, ठीक है। तो इनिशियल मोशन कैसा है इस फायर क्रैकर का, ये अब मोशन किस में आ जाएगा, 2D में आ जाएगा, ठीक है। कैसा मोशन है, 2D में। तो इनिशियल मोशन कैसा था इसका, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। अब जैसे ही फायर क्रैकर के जब फायर क्रैकर एक्सप्लोड करेगा, ठीक है, जैसे ही ये फायर क्रैकर क्या करेगा, एक्सप्लोड करेगा, तो एक्सप्लोड करेगा तो इसके डिफरेंट जो फ्रेगमेंट्स हैं वो भी क्या फॉलो करेंगे, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। बट उन सभी फ्रेगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो कैसे पाथ में रहेगा, जो इनिशियल पाथ था दैट इज पैराबोलिक पाथ। सही है। फायर क्रैकर कैसा पाथ फॉलो कर रहा था, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा था, ठीक है। अब फायर क्रैकर सपोज एक्सप्लोड कर गया, तो एक्सप्लोड कर गया तो इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होंगे। सपोज दिस वन इज फ्रेगमेंट्स 1 फर्स्ट फ्रेगमेंट, दिस वन इज सेकंड फ्रेगमेंट, दिस वन इज थर्ड फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये सभी फ्रेगमेंट्स भी कैसा पाथ फॉलो करेंगे, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। बट इन सभी फ्रेगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। सही है। तो अगर और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, 1 डायमेंशनल में ट्रांसलेटरी मोशन फॉलो करता, तो उसी 1 डायमेंशन में सेंटर ऑफ मास कैसा पाथ फॉलो करेगा, ट्रांसलेटरी पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज 2D में पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी ना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का पाथ क्या रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। मतलब ये पैराबोलिक पाथ कब चेंज हो सकता है, जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, ठीक है। सपोज एक फायर क्रैकर क्या कर रहा है, मूव कर रहा था, ठीक है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसे आकर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है सपोज, यानी किसी तरह से हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, तब तो इस सेंटर ऑफ मास की मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो, ठीक है। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, तो जो पार्टिकल का मोशन इनिशियल था वही क्या रहेगा, फाइनल रहेगा। जैसे इनिशियली फायर क्रैकर का पाथ कैसा था, पैराबोलिक पाथ था, ठीक है। अब
इसके एक्सप्लोजन के बाद इसमें फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, तो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद भी जो पाथ है वो कैसा रहेगा, किसका पाथ, सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसा रहेगा, पैराबोलिक ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, इसी पेन एक आपको अभी आपको मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, सपोज वही पेन हमने ले लिया, सपोज इस एंड पे मास ज़्यादा है, ठीक है, इस एंड पे मास कम है, सपोज एम। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। सपोज हमने फोर्स अप्लाई कर दी एफ यहाँ पर। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे ना, कौन से पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। जैसे कोई पेन को अगर टेबल के किनारे पे रखें और टेबल के किनारे से सपोज उसको गिरा दे नीचे, तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पे हमने फोर्स लगाई, ठीक है, इसका कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा ये, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, बट अगर हम फोर्स लगा देते हैं एट ए पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ मास, ठीक है, फोर्स हमने कैसे अप्लाई कर दी, एट ए पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास सपोज पेन है या कोई ऑब्जेक्ट है, एक तरफ ज़्यादा मास है, एक तरफ कम मास है। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था, तो अब हमने सपोज सेंटर ऑफ मास के ऊपर यहाँ फोर्स लगा दी किसी तरह से। ठीक है, सपोज ये पेन था, ठीक है, इसको किसी तरह से हमने होल्ड किया हुआ है और इस पे लेस मैसिव पार्ट की तरफ हमने क्या लगा दी, फोर्स लगा दी, तो होगा क्या, ये रोटेट भी करेगा और रोटेशनल मोशन इसमें स्टार्ट हो जाएगा। बट सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा रहेगा, इसमें सेंटर ऑफ मास का मोशन अगेन कैसा रहेगा, पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। कौन, सेंटर ऑफ मास, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या रहेगा, पैराबोलिक ही रहेगा। यहाँ पे पहुंचा सेंटर ऑफ मास, अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुंच गया, एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पहुंचा सेंटर ऑफ मास एंड सो ऑन। ठीक है, भी 1D 2D में ऑब्जेक्ट का मोशन था। ठीक है, यानी 1 डायमेंशनल में ट्रांसलेटरी मोशन रहेगा, 2 डायमेंशनल में पैराबोलिक मोशन रहेगा। थैंक यू।